कश्मीर से पकड़े गए आतंकी सैफुल्लाह बहादुर अली ने पाकिस्तानी आतंकवाद पर नया खुलासा किया है। बहादुर अली ने एनआईए के सामने ये कबूल किया है कि हाफिज सईद ने उसे और उसके साथियों को भारत भेजा था। उसे भारत के लोगों को मारने का आदेश दिया गया था। आतंकी बहादुर अली को चाचा ने भेजा था हिंदुस्तान। मैं जियापुर गांव का रहने वाला हूं। तहसील मेरी रायवीन है और जिला लाहौर पाकिस्तान का हूं। हिंदुस्तानियों की हत्या करने आया था बहादुर अली। ये खुलासा किसी और ने नहीं, खुद पाकिस्तानी आतंकी सैफुल्लाह बहादुर अली ने किया है। कश्मीर से पकड़े गए आतंकी बहादुर अली ने एनआईए की पूछताछ में हाफिज कनेक्शन समेत पाकिस्तान की आतंक नीति के सारे राज खोलकर रख दिए। पूछताछ में सबसे पहला नाम हाफिज सईद का आया। तुम्हारा सरगना कौन है? चाचा। सूत्रों के मुताबिक ये चाचा कोई और नहीं बल्कि आतंकी हाफिज सईद है। सैफुल्लाह ने यह भी कबूल किया कि उसकी ट्रेनिंग मुजफ्फराबाद में हुई थी और हाफिज सईद भी आतंकी कैंप में 1 से 2 बार आया था। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जियापुर गांव का रहने वाला हूँ। तहसील मेरी रायवीन है और जिला लाहौर पाकिस्तान का हूँ। आपने ट्रेनिंग कहाँ हासिल की? हमने ट्रेनिंग मुजफ्फराबाद से तकरीबन 9 घंटे सफर वहाँ पे हासिल की, मगर जगह मालूम नहीं है। एनआईए से पूछताछ में आतंकी सैफुल्लाह बहादुर अली ने कई और बड़े खुलासे किए। यहाँ किस मकसद से आए हो? मैं यहाँ हिंदुस्तानियों को मारने और कश्मीर में पुलिस को निशाना बनाने आया था। क्या ऐसा करना चाहते थे? मैं किसी को पसंद नहीं करता। क्यों नहीं पसंद करते हो? बस पसंद नहीं करता। बहादुर अली फरवरी 2015 में लश्कर में शामिल हुआ था और मुजफ्फराबाद के 3 कैंपों में उसे ट्रेनिंग दी गई। बहादुर अली ने यह भी दावा किया है कि उसकी ट्रेनिंग फिदायीन आतंकियों वाली थी। इस ट्रेनिंग के बाद उसे कश्मीर में हाईवे पर गाड़ी को बंधक बनाने और आर्मी पर हमला करने के लिए तैयार किया गया था। पीओके में लश्कर के कंट्रोल रूम से वलीद नाम का आतंकी बहादुर को निर्देश दे रहा था, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी से पाकिस्तानी आतंकियों के नापाक इरादे मिट्टी में मिल गए और घुसपैठ करने वाले 3 में से 2 आतंकी मारे गए, जबकि सैफुल्लाह बहादुर अली जिंदा पकड़ा गया। मनीष शुक्ला, जी मीडिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों का गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ फूट पड़ा है। लोगों का कहना है कि पीओके में हुए चुनावों में आईएसआई ने धांधली करवाई थी। नाराज लोगों ने पाकिस्तान के झंडे जलाए और जबरदस्त प्रदर्शन किया। जिस पीओके को अपना कहता है पाकिस्तान, उसी पीओके में पाकिस्तान का झंडा जलता है। चुनाव में हुई धांधली के खिलाफ विद्रोह। ये तस्वीरें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की है। लोगों का यह गुस्सा हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में धांधली को लेकर है। विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। पीओके के लोगों में गुस्सा है। लोगों ने नीलम वैली में पाकिस्तान का झंडा जला दिया और नवाज शरीफ की पार्टी के उम्मीदवारों के पोस्टरों और बैनरों पर कालिख भी लगाई। नीलम घाटी के लोगों की शिकायत है कि उन्हें चुनावों में वोट तक डालने का मौका नहीं मिला और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चुनाव हमेशा फिक्स होता है। पीओके में तो पहले से ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हो रहे हैं वो तो नई बात तो है नहीं। हम लोग इसको उठा रहे हैं और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी इसको देखे है। चुनावों में हुई धांधली को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है और वही गुस्सा अब सड़कों पर आ गया है। 21 जुलाई को हुए चुनावों में नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग को 42 में से 32 सीटों पर भारी जीत मिली थी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वास्तविक वोटर्स को वोटिंग से दूर रखा गया। लोगों का आरोप है कि आईएसआई ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को विधानसभा चुनाव में जिताने के लिए चुनावों में खुलकर धांधली की। पिछले 1 साल से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और खास करके चाइनीज ऑक्यूपाइड कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ।
और वो साफ तौर पे कह रहे हैं पाकिस्तान को गेट आउट, और हम हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान की पोल खोलने वाली हैं। ये तस्वीरें दुनिया को बता रही हैं जिस पीओके को पाकिस्तान अपना हिस्सा बताता है, पाकिस्तान के कब्जे वाले उस कश्मीर में पाकिस्तान के ही खिलाफ कितना गुस्सा है। वो गुस्से के साथ ये दर्शाना चाहते हैं कि हमें किसी भी तरह नवाज शरीफ या उसकी हुकूमत पसंद नहीं है। चुनावी प्रक्रिया और नतीजों के विरोध में मुजफ्फराबाद, कोटली और चिनारी में लोग सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हर चुनाव में इसी तरह से धांधली होती है, लेकिन मीडिया की रिपोर्टिंग पर बैन लगाकर तस्वीरों को बाहर आने से रोका जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अनुराग ठाकुर, इनको आप बीजेपी के नेता और बीसीसीआई के अध्यक्ष के तौर पर जानते हैं। आज हम आपको इनकी एक और पहचान बता रहे हैं, लेफ्टिनेंट अनुराग ठाकुर। जी हां, देश सेवा के लिए 41 वर्ष के अनुराग ठाकुर ने टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन की है। 18 से 42 साल के भारतीय नागरिकों को एक राह दिखाई है, देश सेवा शान से, शौक से। आज बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर टेरिटोरियल आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर हो गए हैं। अब अनुराग ठाकुर बीजेपी नेता, बीसीसीआई अध्यक्ष के साथ साथ होंगे सिख रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट अनुराग ठाकुर। टेरिटोरियल आर्मी यानी प्रादेशिक सेना में शामिल होने को अनुराग ठाकुर ने गौरवशाली क्षण बताया है। अनुराग ने कहा कि देश सेवा उनके जीवन का मूल मकसद है और वो हर वक्त, हर परिस्थिति में देश सेवा के लिए तैयार हैं। आज सेना में आया हूं और आज ये मन में संकल्प लेता हूं कि जब देश के ऊपर कोई मुसीबत आए तो केवल भाषण ना दूं, बल्कि अपनी वर्दी पहनकर देश की सेवा करने के लिए अपने वीर सैनिकों के साथ खड़ा हूं। प्रादेशिक सेना में अनुराग ठाकुर का चयन एक लिखित एग्जाम और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू पास करने के बाद हुआ है। अनुराग ने इसके लिए मध्य प्रदेश और हमीरपुर में नियमित अधिकारी के तौर पर ट्रेनिंग ली है। अनुराग ठाकुर के पिता प्रेम कुमार धूमल को बेटे पर गर्व है। हम सारा परिवार उनकी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करता है। जहाँ तक हमें अपनी फैमिली हिस्ट्री पता है, लगातार फौज में ही हमारे पूर्वज रहे हैं। केवल हमारे वाली पीढ़ी नहीं थी, वो कमी भी आज अनुराग ने पूरी कर दी है। ऐसा ही गर्व आप पर आपके अपने भी महसूस कर सकते हैं। आप भी प्रादेशिक सेना में शामिल होकर सेना के अधिकारी बन सकते हैं। अनुराग ठाकुर पहले सेलिब्रिटी नहीं है जो टेरिटोरियल आर्मी में बतौर ऑफिसर शामिल हुए हैं। इससे पहले सचिन पायलट भी टेरिटोरियल आर्मी में बतौर ऑफिसर शामिल हो चुके हैं। क्रिकेटर कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, निशानेबाज अभिनव बिंद्रा, पूर्व कैबिनेट मंत्री केपी सिंह देव, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह, मलयाली फिल्म स्टार मोहनलाल जैसी महत्वपूर्ण हस्तियां भी टेरिटोरियल आर्मी में शामिल हो चुकी हैं। आप भी शान से और शौक से प्रादेशिक सेना में शामिल होकर देश सेवा कर सकते हैं। सबसे पहले आपका ये जान लेना जरूरी है कि टेरिटोरियल आर्मी यानी प्रादेशिक सेना क्या है और इसमें एक आम आदमी की भर्ती कैसे होती है। टेरिटोरियल आर्मी भारत की नियमित सेना नहीं, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। इसमें वो लोग शामिल होते हैं जो एक वर्ष में कुछ निश्चित समय के लिए सैन्य ट्रेनिंग लेते हैं ताकि उन्हें किसी भी इमरजेंसी के वक्त देश की सुरक्षा के लिए तैनात किया जा सके। ये कोई रोजगार का जरिया नहीं है। प्रादेशिक सेना में शामिल होने के लिए आपका किसी न किसी असैन्य पेशे से जुड़ा होना जरूरी है। टेरिटोरियल आर्मी में शामिल होने के लिए जरूरी है कि आपकी उम्र 18 से 42 वर्ष के बीच हो। सबसे पहले आवेदन, फिर एक लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू और मेडिकल फिटनेस टेस्ट, और आप बन गए टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर। टेरिटोरियल आर्मी में एक ऑफिसर का रोल क्या होता है, आप कुछ इस तरह से समझिए। 1962 के भारत चीन युद्ध में देश सेवा के लिए टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर्स और जवानों ने खून बहाया था। पाकिस्तान की सेना को टेरिटोरियल आर्मी के जवानों और अफसरों ने युद्ध के मैदान में कई बार धूल चटाई थी। कश्मीर और उत्तर पूर्व में आतंकवाद विरोधी अभियानों में टेरिटोरियल आर्मी ने बहुत शानदार काम किया है। इन्फेंट्री के अलावा टेरिटोरियल आर्मी की डिपार्टमेंट विंग भी है, जिसमें रेलवे, ओएनजीसी जैसे बड़े डिपार्टमेंट शामिल हैं। इन जगहों पर कार्यरत कर्मचारी अपने काम के साथ साथ टेरिटोरियल आर्मी के जरिए सेना की वर्दी पहनने का गर्व हासिल कर सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी की इको विंग भी है,
जो पेड़ लगाने जैसे कामों के जरिए देश के पर्यावरण को बचाने की कोशिश करती है, और वो भी सेना की शान के मुताबिक। कई बार प्राकृतिक आपदा के समय भी टेरिटोरियल आर्मी के अफसर्स और जवानों ने मिसाल पेश की है, चाहे वो लातूर का जलजला हो या उड़ीसा का साइक्लोन। शान से और शौक से टेरिटोरियल आर्मी के अफसरों और जवानों ने देश की हर वक्त सेवा की है। ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ कृष्णमोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। और अब बात एक लड़की के मजबूत इरादों की, जिसने अपनी लगन के बल पर जिंदगी की हर मुश्किल को न केवल पछाड़ा बल्कि वो तमाम दूसरी लड़कियों के लिए मिसाल भी बन गई। बात इलाहाबाद की आयशा सईद की, जो है इस साल की भारतीय सांख्यिकी परीक्षा की ऑल इंडिया टॉपर। परिवार को पालने की जिम्मेदारी के बीच आयशा ने कभी सपनों को मरने नहीं दिया और आज मां अपनी बेटी की कामयाबी पर बेहद खुश है। देखिए रिपोर्ट। पूरा हुआ एक मां का सपना, बेटी बनी आईएसएस टॉपर। हौसले अगर मजबूत हों तो उसके आगे कुछ भी हासिल करना नामुमकिन नहीं है, और इसे सच कर दिखाया है संगम नगरी इलाहाबाद की एक बेटी ने, जिसने जिंदगी की हर जंग लड़कर न केवल अपनी मां का सपना पूरा किया बल्कि तमाम लड़कियों के लिए एक मिसाल बन गई, जो कई बार जिंदगी की जंग लड़ने से पहले ही हार मान लेती हैं। रोशनबाग इलाके में रहने वाली आयशा सईद ने संघ लोक सेवा आयोग की अखिल भारतीय सांख्यिकी परीक्षा में पूरे देश में पहला स्थान हासिल कर टॉप किया है। आयशा के लिए ये कामयाबी 2 मायनों में अहम हो जाती है। आयशा के लिए सबसे पहले ये कामयाबी इसलिए अहम है क्योंकि ये कामयाबी उसने पहले ही अटेम्प्ट में हासिल की है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि आयशा ने ये कामयाबी जिस हालात में हासिल की है उसमें लोग स्कूल की पढ़ाई तक पूरी नहीं कर सकते हैं। बीएससी में मेरा गोल्ड मेडल था, एमएससी में भी हमने टॉप किया था, तो हमें अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला था। उसके बाद थोड़ी सी इंटर्नशिप की थी आईएसआई चेन्नई से, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। उसके बाद ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था आईएसएस का। राइट फ्रॉम द बिगनिंग 11th स्टैंडर्ड से हमने इसके लिए सोचा था कि हम आईएसएस में ही जाएंगे और कोई एग्ज़ाम्स वगैरह दिया ही नहीं। मेरा एक सिंगल माइंडेड परस्यूट था कि हमें आईएसएस ही में जाना है, तो मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट था और देखिए अच्छा अटैम्प्ट। आयशा का परिवार दरअसल इलाहाबाद के एक छोटे से गांव कौसपुर कटाहुल्ला का रहने वाला है। जब आयशा महज 2 साल की थी तभी पिता की मौत ने पूरे परिवार को तोड़ दिया। लिहाजा परिवार की माली हालत खराब होने के चलते आयशा के लिए ये राह बेहद मुश्किल भरी थी। वो खुद ट्यूशन पढ़ाकर 4 लोगों के अपने परिवार का पेट भरती थी और फिर अपनी पढ़ाई भी करती थी। किताबें खरीदने के पैसे ना होने के चलते वो किताबों के फोटोकॉपी से पढ़ाई करती थी। ट्यूशन के पैसे इकट्ठा कर उससे अपने एक भाई और बहन को भी पढ़ाया और खुद भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमएससी में गोल्ड मेडल हासिल किया। आस पड़ोस की महिलाएं आयशा की मम्मी को अक्सर यही सलाह देती कि लड़की है, इसे इतना पढ़ाकर क्या करेंगी, लेकिन आयशा की अम्मी ने किसी की नहीं सुनी और अपनी बेटी की मेहनत पर भरोसा किया। मां के भरोसे और आयशा की मेहनत रंग लाई और उसने संघ लोक सेवा आयोग की अखिल भारतीय सांख्यिकी परीक्षा में पहले ही प्रयास में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया। मम्मी का ये ख्वाब था, एक्चुअली वो कभी स्कूल नहीं गई हैं और उनको लगता था कि उन्होंने जो भी लाइफ में सफरिंग की है, मेरी पापा की अर्ली डेथ हो गई थी तो उस वजह से मेरी मम्मी को काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। उनका हमेशा से यही था कि उनके बच्चे पढ़ लें और इंडिपेंडेंट हों, सेल्फ रिलायंट बने। तो उनका ये ख्वाब था कि उनकी बेटियां पढ़ें और काफ़ी लोग थे जो कहते थे कि मत पढ़ाओ, बेटियां ही तो हैं, उनको पढ़ा के ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, हासिल नहीं होगा। पर मेरी मम्मी बहुत डिटरमिन्ड थी कि उनको पढ़ाना है। कोई आमदनी नहीं, कोई घर का कोई ज़रिया नहीं, कोई कमाने वाला नहीं। बेटे की भी पढ़ाई मतलब इतनी नहीं थी कि वो कोई अच्छी नौकरी या कोई अच्छी जॉब में खड़ा होता तो जो घर का मतलब ये खर्चा चलता। ऐसा था कि कभी कभी बच्ची के पास हम किराया भी नहीं दे पाते थे। ये स्टेशन तक पैदल जाना, मतलब वहाँ पे फिर विक्रम पकड़ के यूनिवर्सिटी जाना, कि बुक के पैसे नहीं रहते थे तो वो फोटोकॉपी करा के पढ़ाई करती थी। कहते हैं कि कड़ी मेहनत और मजबूत इरादों का कोई विकल्प नहीं होता, यहाँ कामयाबी पक्की है। आयशा की कहानी भी इसी का उदाहरण है।
कि अगर आप किसी भी काम को सच्ची लगन से करें तो कामयाबी का मिलना तय है। साथ ही दुनिया भी आपकी मुरीद हो जाती है। दिनेश सिंह, जी मीडिया, इलाहाबाद।